नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी मणिपुर में जारी बवाल के बीच राहुल गांधी की एंट्री की। मणिपुर पर बुरी फंसी मोदी सरकार की बात करेंगे। विपक्षी दलों की बैठक से बैकफुट पर आई बीजेपी की। विदेशी राजनयिकों के साथ खड़गे की मुलाकात की। साथ ही जानेंगे कैसे तेलंगाना बीजेपी में मची है आपसी खींचतान। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी एकनाथ शिंदे की छवि को धूमिल करने के बीजेपी के प्रयास की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केजरीवाल कैबिनेट में फेरबदल को एलजी-वीके सक्सेना की मंजूरी। आतिशी को मिली वित्त और राजस्व विभाग की भी जिम्मेदारी। बिहार के लखीसराय पहुंचे अमित शाह ने सीएम नीतीश पर बोला हमला। कहा उन्हें सीएम नहीं लालू यादव को मूर्ख बनाना है। सेबी का बड़ा एक्शन, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स पर कसा शिकंजा। सेबी सुझाव लेने के लिए जल्द जारी करेगा ड्राफ्ट पेपर। आज देश भर में धूमधाम से मनाया गया ईद उल अजहा का त्योहार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी समेत कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दी ईद की मुबारकबाद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मणिपुर में जारी बवाल के बीच आज राहुल गांधी की एंट्री मणिपुर में हुई, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस में जमकर बयानों के तीर चले। इस बीच राज्य में राहुल के काफिले को रोक दिया गया, लेकिन राहुल कहां रुकने वाले थे। वो चूरा चांदपुर पहुंचे, लोगों से मुलाकात की। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। कोई भी रोकने की कितनी कोशिश कर ले, लेकिन राहुल गांधी मणिपुर जाएंगे। कांग्रेस पहले ही यह ऐलान कर चुकी थी और जब मणिपुर प्रशासन ने राहुल को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी जिद के आगे रास्ता देना पड़ा। दरअसल राहुल गांधी इम्फाल एयरपोर्ट से चूरा चांदपुर के लिए रवाना हुए, लेकिन 20 किलोमीटर आगे ही विष्णुपुर चेक पोस्ट पर राहुल गांधी के काफिले को पुलिस ने रोक दिया और अनहोनी का हवाला देते हुए वापस जाने को कहा, जिसके बाद मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस का टकराव हुआ। राहुल गांधी ने भी साफ कर दिया कि वो राहत शिविर का दौरा जरूर करेंगे। बाद में राहुल गांधी को हवाई मार्ग से जाने की इजाजत दी गई। राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से चूरा चांदपुर पहुंचे और राहत शिविर में मौजूद लोगों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मैं मणिपुर में अपने सभी भाइयों बहनों को सुनने आया हूँ। सभी लोग बहुत स्वागत और प्रेम कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार मुझे रोक रही है। मणिपुर को इलाज की जरूरत है। शांति हमारी एकमात्र प्राथमिकता होनी चाहिए। राहुल गांधी ने राहत शिविर में मौजूद लोगों की तकलीफों को सुना और कांग्रेस पार्टी की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर मणिपुर में हैं। इससे पहले कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस नेता दिल्ली लौट रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने साफ कर दिया कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे से बीजेपी बैकफुट पर है। इधर मणिपुर पर पीएम मोदी की खामोशी भी सवालों में है। 2 दिन से मणिपुर में जातीय संघर्ष जारी है। कांग्रेस नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मणिपुर बीजेपी की नफरत की राजनीति का शिकार हो गया है। पीएम को मणिपुर जाना चाहिए, वहां के लोगों से शांति की अपील करनी चाहिए, लेकिन पीएम ने अभी तक इस मामले में चुप्पी साध रखी है, जिसके बाद कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी सड़क मार्ग से चूरा चांदपुर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इसे लेकर जमकर बवाल भी हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने मणिपुर पर अपनी चुप्पी तोड़ने की जहमत नहीं उठाई है। उन्होंने राज्य को अपने हाल पर छोड़ दिया है। अब उनकी डबल इंजन वाली विनाशकारी सरकारें राहुल गांधी की पहुंच को रोकने के लिए निरंकुश तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है और सभी संवैधानिक और लोकतांत्रिक मानदंडों को तोड़ने वाला है। मणिपुर को शांति की जरूरत है, टकराव की नहीं। खड़गे ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए तो बचाव में मणिपुर बीजेपी प्रभारी संबित पात्रा सामने आए। उन्होंने कहा कि लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस ने इतनी गलतियां पहले क्यों की थी, आज तक वो मसले हल क्यों नहीं हो सके। जिस जिद के साथ राहुल गांधी यहाँ आए वो ठीक नहीं है। संवेदनशील जगहों पर जागरूकता के साथ जाना चाहिए। संबित पात्रा ने मणिपुर समस्या के लिए एक तरह से कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा दिया और कहा कि राहुल को रोका नहीं गया था, उन्हें हवाई मार्ग का विकल्प दिया गया था। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस की ओर से तुरंत पलटवार किया गया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ऐसा बयान दे रही हैं। राहुल गांधी वहां लोगों को ढांढस बनाने जा रही हैं। संबित पात्रा से हमें नसीहत नहीं चाहिए। वो इंचार्ज है मणिपुर के, उनकी और उनकी पार्टी की क्या जवाबदेही है। जिस भी माध्यम से जाएं, राहुल गांधी जाएंगे जरूर। जब मणिपुर अशांत है तब बीजेपी इसे विरासत का मुद्दा बता रही है। इस बीच शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि मणिपुर में चल रहे टकराव के पीछे चीन का हाथ है, लेकिन हमारी सरकार चीन के खिलाफ अपना मुंह नहीं खोलेगी।
मणिपुर को लेकर बीजेपी सरकार नाकाम है, इधर विपक्ष को तोड़ने में भी बीजेपी नाकाम है। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में साफ हो गया कि बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार देने की रणनीति तैयार की जा सकती है और इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाएगा। और इसी रणनीति पर आगे चर्चा करने के लिए शिमला में एक और बैठक का ऐलान पटना में कर दिया गया, लेकिन अब इसमें बदलाव हुआ है और बैठक शिमला की जगह कांग्रेस शासित दूसरे राज्य में आयोजित हो रही है। तो कहां होगी बैठक, देखते हैं ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। विपक्षी दलों की पटना में 23 जून को हुई बैठक में तय हो गया है कि सभी दल साथ आएंगे। 15 पार्टियों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। सीट शेयरिंग से लेकर दूसरे मुद्दों पर चर्चा आगे की बैठक में तय हुआ। पटना में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अगली बैठक शिमला में 10 से 12 जुलाई के बीच में करने का ऐलान भी कर दिया, लेकिन अब ये बैठक शिमला में नहीं होगी। विपक्ष की बैठक को लेकर एनसीपी चीफ शरद पवार ने ऐलान किया है कि शिमला में होने वाली बैठक अब बेंगलुरु में 13 या 14 जुलाई को होगी। कर्नाटक में पिछले महीने ही कांग्रेस की सरकार बनी है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की थी और सिद्धारमैया के नेतृत्व में सरकार गठित। बेंगलुरु में होने वाली बैठक में विपक्षी गठबंधन के नाम पर भी मुहर लगा दी जाए। वैसे इस बात के संकेत पहले ही दिए जा रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन का नाम पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि पीडीए हो सकता है। इसमें पैट्रियोटिक शब्द जोड़कर विपक्ष ये बताने की कोशिश कर सकता है कि वो भाजपा से कहीं ज्यादा राष्ट्रवादी है। इस बीच शरद पवार ने पीएम मोदी के बयान को लेकर उन पर निशाना भी साधा है। पवार ने कहा है कि विपक्षी एकता को देखते हुए पीएम मोदी बेचैन हो गए हैं, इसलिए वो व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रही हैं। मेरी बेटी सुप्रिया अपने काम के दम पर 3 बार लोकसभा चुनाव जीती है। पवार ने महिला आरक्षण का मुद्दा भी उछालते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, महानगर पालिका स्तर पर महिलाओं को आरक्षण है। हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि विधानसभा और लोकसभा में भी महिलाओं को आरक्षण देने का निर्णय करे। एनसीपी उनके साथ खड़ी रहेगी। जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहीं पर जाति टकराव की घटनाएं हो रही है। विपक्षी एकता बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती पेश कर रही है, तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी बीजेपी के लिए चुनौती बने हुए हैं। राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो बीजेपी उन पर आरोप लगाती है कि वो विदेश की धरती से भारत की बदनामी कराते हैं, लेकिन बीजेपी के आरोपों को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उस तस्वीर ने झूठा साबित कर दिया है जिसमें वो जर्मनी के राजदूत फिलिप एक्करमैन और ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त से मुलाकात कर रहे हैं। जब पीएम मोदी किसी विदेश दौरे पर जाते हैं और दिग्गजों से मुलाकात करते हैं तो बीजेपी इसकी मुनादी करती है और कहती है कि विदेश नीति मजबूत हो रही है। अभी हाल ही में वो अमेरिका गए थे, इसका भी बीजेपी ने जोर शोर से प्रचार कर कांग्रेस की विदेश नीति को गलत बताने की कोशिश की थी, लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बताती है कि कांग्रेस लगातार दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने जर्मनी के राजदूत फिलिप एक्करमैन और ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त बेरी ओफेरल से उनके आवास पर मुलाकात की। बताया जा रहा है कि उन्होंने भारत के साथ दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। बाद में उन्होंने अपने 10 राजाजी मार्ग स्थित आवास पर हुई बैठकों की तस्वीरें ट्वीट की। खड़गे ने कहा कि भारत जर्मनी के संघीय गणराज्य के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में शामिल है। उन्होंने कहा कि आज जर्मनी द्विपक्षीय और वैश्विक संदर्भ में भारत के सबसे मूल्यवान साझेदारों में से एक है। इतना ही नहीं, खड़गे ने ट्वीट करके कहा कि भारत में जर्मनी के राजदूत डॉक्टर फिलिप एक्करमैन से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच मजबूत होती राजनीतिक साझेदारी पर विचार विमर्श किया, जो साझा लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। खड़गे की मुलाकात की ये तस्वीरें बताती है कांग्रेस सरकार में न होने के बावजूद कैसे दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने पर जोर दे रही है। खड़गे के एक्शन से बीजेपी मुश्किल में है। मुश्किल में तो तेलंगाना बीजेपी भी है। तेलंगाना में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले बीजेपी की आंतरिक कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला बीजेपी के वरिष्ठ नेता एपी जितेंद्र रेड्डी के वीडियो से जुड़ा है। रेड्डी ने राज्य बीजेपी नेतृत्व को लेकर एक विवादित वीडियो ट्वीट किया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। तेलंगाना में सियासी पारा उफान पर है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियों और मजबूती ने सत्ता पर काबिज बीआरएस को भी परेशानी में डाल दिया है। इस बार राज्य में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीआरएस के बीच देखा जा रहा है। इस बीच बीजेपी अपनी आपसी खींचतान से बैकफुट पर है। बीजेपी विधायक इटेला राजेंद्र और प्रदेश अध्यक्ष बांदी संजय में बढ़ते मतभेदों की खबरों के बीच तेलंगाना बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद एपी जितेंद्र रेड्डी ने एक विवादास्पद पोस्ट ट्वीट किया है। वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, तेलंगाना बीजेपी नेतृत्व के लिए भी इसी तरह के उपचार की जरूरत है। इस पोस्ट में एक शख्स बैल को वाहन में चढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में रेड्डी ने अमित शाह और बीएल संतोष सहित बीजेपी तेलंगाना और सुनील बंसल को टैग किया है। राज्य में बीजेपी के अंदर गुटबाजी की खबरें भी आती रही हैं।
जिसके बाद कुछ महीनों पहले स्थानीय नेतृत्व को गुटबाजी पर लगाम कसने को कहा था। शाह ने तेलंगाना के बीजेपी नेताओं की बैठक में आपसी गुटबाजी को लेकर नाराजगी जताई थी। दरअसल प्रदेश बीजेपी के कुछ नेता और बीआरएस से बीजेपी में आए इटेला राजेंद्र राज्य इकाई के अध्यक्ष बंदी संजय की कार्यशैली से नाराज हैं। कुछ दिन पहले उनके बीआरएस में वापस जाने की खबरें आई थी। ऐसे में मंगलवार को अमित शाह ने बंदी संजय और प्रदेश बीजेपी के नेताओं की आपसी गुटबाजी को खत्म करने को कहा था। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जितेंद्र रेड्डी 2014 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना की महबूबनगर संसदीय सीट से बीआरएस के टिकट पर सांसद चुने गए थे। हालांकि वो इससे पहले 2006 तक बीजेपी के ही सदस्य थे। 2019 में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली थी। तेलंगाना बीजेपी सवालों में है, सवालों में तो यूपी की कानून व्यवस्था भी है। यूपी में असामाजिक तत्व बेलगाम घूम रहे हैं, जिन्हें कानून का कोई डर नहीं है। राज्य में लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। बीते दिन भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर जानलेवा हमला किया गया, जिसने प्रदेश की कानून व्यवस्था को सवालों में ला दिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के देवबंद में बुधवार की शाम भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की जान लेने की कोशिश हुई। उन्हें तब गोलियों का निशाना बनाने की कोशिश हुई जब वो अपने एक कार्यकर्ता के आवास से लौट रहे थे। रास्ते में कार सवारों ने चंद्रशेखर के काफिले को निशाना बनाया। गोली चंद्रशेखर को छूते हुए निकल गई। घटना की खबर लगते ही विपक्ष ने योगी सरकार को घेर लिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने ट्वीट कर लिखा, कमजोर लोग करते हैं हमला हथियारों से, क्योंकि वो विचारों से नहीं लड़ सकते। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि ये विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और विचारों से इन लोगों को डर लगता है। उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। वहीं अब पहलवान बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने अस्पताल में जाकर उनसे मुलाकात की है। दोनों ने चंद्रशेखर आजाद का हालचाल जाना। इस दौरान उनके साथ कुछ और समर्थक भी थे। बजरंग पूनिया ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि जो सच के लिए लड़ रहा है उसके साथ ही ऐसा हो रहा है। हर समाज के लोग आज उनके साथ खड़े हुए हैं। चंद्रशेखर भाई हर आंदोलन के लिए आगे आए हैं। इस बीच पुलिस ने दावा किया है कि घटना में इस्तेमाल कार को बरामद कर ली गई है। पुलिस ने इस दौरान 4 संदिग्धों को भी हिरासत में ले लिया है। और बुलेटिन के आखिर में बात सीएम एकनाथ शिंदे की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को टीवी चैनल पर इंटरव्यू देना भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी चीफ शरद पवार को लेकर जो बयान दिया था उस पर एनसीपी ने पलटवार किया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में एक टेलीविजन चैनल को दिए इंटरव्यू में वादा किया था कि पवार 2019 में भाजपा के साथ सरकार बनाने के लिए सहमत हुए थे, लेकिन फिर 3-4 दिनों के बाद वो पीछे हट गए। उप मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद सियासी भूचाल आ गया है। वहीं फडणवीस के बयान पर जवाब देते हुए एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में एकनाथ शिंदे के विज्ञापनों में कमतर दिखाए जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस पब्लिसिटी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए वो इंटरव्यू में शरद पवार के नाम का दुरुपयोग कर रही है ताकि एकनाथ शिंदे की छवि को धूमिल किया जा सके। आपको याद दिला दें कि 2019 में महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद पर विवाद के चलते लंबे समय से सहयोगी रही बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया था और तभी अचानक राजभवन में फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि ये सरकार केवल 80 घंटे ही चली थी। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने बाद में एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर राज्य में महाविकास अघाड़ी सरकार यानी एमवीए का गठन किया, लेकिन ये सरकार भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। फिर पिछले साल जून में शिंदे ने शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह किया, जिससे पार्टी में विभाजन हो गया और एमवीए सरकार गिर गई। तब जाके शिंदे ने 30 जून 2022 को मुख्यमंत्री और फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।